बच्चों नमस्कार। सार्थक क्लासेस पर आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम अपना मॉडल पेपर 2 जो है उसका भाग ब को करेंगे। ठीक है, इससे जो पहले क्लास आई थी उसमें हमने भाग ए को पूरा किया था। भाग ए में 3 सवाल आते हैं, उन 3 सवालों में कुल 30 सवाल होते हैं जो हमारे 30 नंबर के आते हैं। आज हम भाग ब को पूरा करेंगे। भाग ब में जो है वो 13 सवाल आते हैं। ठीक है, और प्रत्येक सवाल जो है वो 2 नंबर का आता है। इसका मतलब 26 नंबर के जो है वो भाग ब आता है अपना 26 नंबर का। भाग ए आता है 30 नंबर का, भाग ब आता है 26 नंबर का। तो आज हम क्या करेंगे, भाग ब की जो है 13 सवालों को पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय लिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 4 देखो कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। तो देखो 6 और 20, अब इसका अभाज्य गुणन से क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करो, रफली 2 का भाग दिया 3 और 3 का भाग दिया 1, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3। और 20 के अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग दिया 10 आया, फिर 2 का दिया 5, फिर 5 का 1, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब कि दोनों में जो कॉमन है वो आएगा एचसीएफ। केवल एक ही कॉमन है तो एचसीएफ आ गया 2। और एलसीएम क्या होता है कि जैसे 2 इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, तो अधिकतम वाला देते हैं हर बार कि 2 गुणा 2। उसके बाद इसमें 3 है, इसमें नहीं है, तो 3 भी एक बार लेना है। एचसीएफ वो वैल्यू होती है जो सब में होती है, मतलब 2 जो कॉमन वैल्यू है उनमें देखा जाता है कि कॉमन संख्या अधिकतम किसमें है। इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, 2 बार ले लिया। इसमें 3 है, 3 ले लिया। इसमें 5 है, 5 ले लिया। तो इनका गुणा करने पर देखो 15, 30 और कितना आ गया 60, ये आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, और 5 को देखते देखो कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का √3 और -√3 है। मतलब शून्य का मतलब है कि √3 और -√3 एक द्विघात बहुपद के हमें शून्य दे रखे हैं। शून्य का मतलब x के मान दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके शून्य ज्ञात करने के लिए इसके 2 तरीके हैं। अब सवाल दे रखा है 2 नंबर में। 1 नंबर में अगर सवाल आता है तो हमें किस तरह से करना है कि x² - अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। ये है 1 नंबर के लिए, मतलब x² - शून्यांकों का योग गुणा x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ये कब करते हैं, जब सवाल 1 नंबर का हो, सीधा शून्य दे रखे हो। ठीक है, ये अल्फा है, ये बीटा है, या इसको अल्फा इसको बीटा मान सकते हैं। तो हमें मान रखना है x² - अल्फा प्लस बीटा, मतलब √3 और -√3 को जोड़ें, √3 प्लस -√3, इसको अगर जोड़ा जाए तो ये तो आ जाएगा 0 प्लस √3 और -√3 बराबर 0। तो x², ये आ गया देखो √3 और -√3 एक दूसरे से कट गए, ये आ गया 0 और गुणा x प्लस माइनस √3 को √3 से किया 3, ये -√3 है, दोनों को गुणा किया 3, तो हमारा समीकरण आ गया x² माइनस, ये तो पूरा 0 हो गया, -3 बराबर 0। ये कब करना है, जब सवाल हमें 1 नंबर का देखा हो। अब हमें सवाल देगा 2 नंबर का, तो हम क्या करेंगे कि माना बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। ठीक है, बहुपद क्या मानना है, ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे x क्या है, शून्य का है, और 2 शून्य हमें दे रखे हैं √3 और -√3। इसका मतलब ये जो हमें दे रखे हैं, ये √3 और -√3 ये x के मान है, मतलब x बराबर √3 और x बराबर -√3, ये हमें दे रखा है। करना क्या है, दोनों का हमें पक्षांतरण करना है इस तरफ कि x -√3 बराबर 0। जब हमने इसका पक्षांतर इस तरफ कर दिया तो बराबर आ गया 0। इसका भी इधर करना है x प्लस √3 और बराबर 0। अब इन दोनों को, ये बीच में कोमा चल रहा है, दोनों को गुणा करके एक साथ लिखना है कि x -√3 और x प्लस √3 बराबर 0। अब यहाँ एक सूत्र लगेगा कि चूंकि a - b और a प्लस b a² माइनस b², ये सूत्र होता है। a प्लस b और a माइनस बी बराबर a² माइनस b²। a² क्या है, पहला जो ब्रैकेट है इसमें ये वाला पद जो है वो a है, ये है b, ये a और ये b। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसके बाद में इसमें हम क्या करेंगे, ये सूत्र लगाएंगे। तो a का मान है x, तो x² माइनस b का मान है √3, तो
तो √3 का स्क्वायर और बराबर 0, तो समीकरण बन गया x स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3 बराबर 0। अतः है, हमें लास्ट में लिखना अतः है, इसके बाद नीचे लिखना है अतः अभिष्ट बहुपद या अभिष्ट समीकरण x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। तो 2 नंबर में आता है तो हमें इस तरह से करना है, अगर यही सवाल 1 नंबर में है तो हमें इस तरह से करना है। अब नंबर 6 को करते हैं। देखो कह रहा है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 180 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो। मूल का मतलब हमें x के मान ज्ञात करने हैं। देखो इसको ज्ञात करने के 3 तरीके हैं। पहला है गुणनखंड, दूसरा है त्रिज्याचार्य और तीसरा है वज्र गुणनविधि। तो इसको गुणनखंड से करते हैं। गुणनखंड का तरीका क्या है कि पहले और आखिरी पद का गुणा किया जाता है रफली। तो एक्स स्क्वायर और माइनस 180 का जब हम गुणा करेंगे रफली तो आएगा माइनस 180 एक्स स्क्वायर, और बीच का जो पद है वो है माइनस 8x। अब हमें दो संख्या ऐसी देखनी है, एक्स स्क्वायर और एक्स, तो हम बाद में बात करेंगे इसकी। तो दो संख्या ऐसी देखनी है जिसका गुणा करने पर 180 आ जाए। तो 10 और 18, 10 और 18 गुणा करने पर 180। ठीक है, अब दोनों को जोड़ने और घटाने पर आना चाहिए माइनस का 8। अब देखो गुणा करने पर माइनस का, इसका मतलब दोनों में से कोई एक संख्या है माइनस की, माइनस 180 लेके आना है। तो माइनस दो संख्याओं का माइनस कब आता है कि जब दोनों में से कोई एक संख्या माइनस की हो। ठीक है, अब दोनों में से कोई एक माइनस की होने से, अब दोनों में से कौन सी माइनस की है वो डिपेंड करेगा माइनस 8x। देखो जोड़ने या घटाने पर माइनस का 8 आ रहा है। ठीक है, तो माइनस 8 कब आएगा जब बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की हो। तो माइनस 18 और प्लस का 10 और साथ में लगा दो x। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये घटेंगे, और माइनस 18 में से जब 10 घटाएंगे तो माइनस का 8 बच जाएगा और x आ जाएगा साथ में। तो मतलब इस समीकरण के गुणनखंड हो गए एक्स स्क्वायर। अब दोनों में से किसी को भी पहले रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे बड़ी संख्या पहले रख दो चाहे छोटी संख्या पहले रख दो। तो रख देते हैं, देखो 18x प्लस का 10x और माइनस का 180। करना क्या है कि केवल ये संख्या के दो भाग कर दिए, ये जो है इसकी जगह ये दो भाग आ गए, बाकी पहला ऐसा कैसा आएगा, आखिरी ऐसा कैसा आएगा। ठीक है, अब लेना है कॉमन। दोनों में कॉमन आ रहा है x माइनस 18। ठीक है, कॉमन का मतलब भाग देना, कि दोनों में जो छोटी संख्या है वो कॉमन आ गया। एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया तो एक बच गया, माइनस 18x में x बाहर आ गया तो 18 बच गया, प्लस 10x और 180 में देखो 180 और 10 भाग जा रहा है 10 का, तो 10x में 10 का भाग देंगे x बचेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। 180 में जब 10 का भाग देंगे तो आ गया 18। अगर गुणनखंड के बाद जब हम कॉमन लेते हैं तो दोनों ब्रैकेट समान होने चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट एक जैसे नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो दोनों ब्रैकेट समान आ गए। अब इन ब्रैकेट को हम कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 18 ये ब्रैकेट कॉमन आ गया, इस जगह से ब्रैकेट बाहर आया, क्या बचा, केवल और केवल x प्लस का 10, यहां से ये ब्रैकेट बाहर आया, क्या बचा 10 तो बराबर 0। ठीक है, x माइनस 18 बराबर 0, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखना है। x बराबर 18 और x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 10। समीकरण में पूछा था मूल ज्ञात करो, दो मूल आ गए 18 और माइनस का 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। देखो कि बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y x किस अनुपात में विभाजित करता है। दो बिंदु दे रखे हैं, बिंदु A जो है जिसे हम x1, y1 कहते हैं, ये दे रखा है हमें 5, -6, और बिंदु B जो है ये x1, y1 और B जो है ये हमें मानना पड़ेगा x2, y2 है, आ गया -1, -4। ठीक है, दो बिंदु दे रखे 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y x किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब अगर रफली देखा जाए तो ये अपना x है, ये -x, ये y है और ये -y। दो बिंदु है 5, -6, x का 5 y का -है। देखो x धनात्मक इसमें होता है, y ऋणात्मक यहाँ है। इधर x जो आता है वो प्लस का आता है, इधर x माइनस का, या y प्लस का या y माइनस का। तो निर्देशांक में पहला जो बिंदु है x, मतलब वो कहीं ना कहीं इस तरफ होगा। y का मान माइनस है, मतलब नीचे कहीं नहीं हो सकता, मान लेते हैं इस जगह पे बिंदु। ये कौन सा आ गया 5, -6। दूसरा बिंदु है -1, -4, तो दोनों माइनस, y का माइनस x का माइनस, वो बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं -1, -4। ये केवल समझने के लिए है।
इन दोनों को अगर जोड़ा जाए ए और बी, तो ये वाई एक्स जो है ये इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये अनुपात पूछ रहा है कि ये अनुपात कितना है। ठीक है, तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक बार तो इसको बना लेते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए केवल ये जो है 5,-6 और ये आ गया -1, बी जो है -4, -1, अब इसको कहीं ना कहीं वाई एक्स मान लेते हैं कि बिंदु सी पर विभाजित कर रहा है, सी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, जिसके निर्देशांक होते हैं। अब वाई एक्स पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं इस बिंदु पर, कि वाई एक्स पर एक्स निर्देशांक 0 होता है, वाई एक्स पर एक्स निर्देशांक 0, और y का कुछ ना कुछ मान जरूर होगा। इस x y x पर x निर्देशांक 0 होता है, और इस x x पर y, मतलब अगर कहीं इस बात बिंदु की बात करें तो यह आएगा x का कुछ ना कुछ मान होगा, y का आएगा 0। तो मतलब इस बिंदु C के जो निर्देशांक है 0, y है। ठीक है, तो इसकी जरूरत है नहीं, ये तो केवल समझने के लिए था। अब देखो कि हम मानेंगे कि माना बिंदु C जो है, जो y एक्स पर है, रेखाखंड AB को, अब देखो अनुपात दो तरीके से मान सकते हैं, m1 अनुपात m2 भी और k अनुपात 1 भी। ठीक है, m1 अनुपात m2 भी से भी कर सकते हैं, k अनुपात 1 से भी कर सकते हैं। तो रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, ठीक है, मतलब ये m1 है, ये m2 है। अब इसके बाद लगाना हमें विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र से अब विभाजन सूत्र कौन से है, तो विभाजन सूत्र देखो कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये x का ही काम में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे अपने पास x का मान 0 पता है। ठीक है, अब हम इसमें मान रख देंगे, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, अनुपात m1 m2 है, और x का मान 0 है, तो 0 बराबर m1 x2 m1 -1 x2 प्लस m2 x1 m2 5 बटे m1 प्लस m2 अब करेंगे हम वज्र गुणा, इसके बट्टा में कुछ नहीं, 0 मान लेते, एक मान लेते इसके बट्टा में, वज्र गुणा करने पर ये तो बराबर में बट्टा में क्रॉस मल्टीप्लाई से 0, -m1 -1 को जब m1 से मल्टीप्लाई किया तो -m1, 5 को जब m2 से गुणा किया तो 5m2 बराबर m1 प्लस m2 को जब 0 से गुणा करेंगे, 0/1 वज्र गुणा करना है, बराबर 0। अब m1 का पक्षांतरण कर देना है ताकि ये प्लस का हो जाए, 5m2 बराबर m1। अब अनुपात का मतलब होता है m1 अनुपात m2 का मतलब है m1 बट्टा m2, मतलब इस m2 को बट्टा में भेजना है, तो 5 बराबर m1 बट्टा m2, इसके बट्टा में कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं, अर्थात m1 अनुपात m2 आ गया 5:1। इसका मतलब आ गया कि AB रेखाखंड को YX क्या लिखना है, अतः AB रेखाखंड को YX 5:1 में विभाजित करेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, देखो कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबे डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यह भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। मतलब एक सर्कस का कलाकार क्या करे, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब सर्कस का कलाकार इस तरह की डोरी जो है, एक खंबा है, ये खंबा हुआ है, इसके शिखर से बंधी हुई और ये डोरी कहाँ पे, जमीन पर कसी हुई है। ठीक है, और इसकी जो डोरी की जो लंबाई है ये वाली, ये हमें दे रखी है 20 मीटर, 20 मीटर, और डोरी और धरातल के साथ का कोण जो है वो हमें दे रखा है 30 डिग्री का। पूछा क्या है कि इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम इनकी नंबरिंग कर देते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये पीछे, इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h मीटर। ठीक है,
एच मीटर मान भी सकते हैं, नहीं भी मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ए भी पड़ा रहेगा। अगर आप एच मीटर लिख रहे हो तो लिख देना कि माना खंबे की ऊंचाई बराबर एच मीटर है। ठीक है, अब देखो इन सवालों में करना क्या होता है कि हमें ये देखना है कि दे क्या रखा है और पूछा क्या है। देखो कोण की सम्मुख भुजा हमेशा लंब होती है, लंब दे रखा है और लंब पूछा है, कर्ण में दे रखा है। ठीक है, ये कर्ण है और ये लंब है। लंब और कर्ण में लाल बट्टे कक्का से संबंध जो आता है वो आता है साइन थीटा का, कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण ए बी बटा ए सी। और यहाँ लिखेंगे कि चूंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब देखो थीटा कितना दे रखा है हमें 30 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 बराबर ए बी मतलब एच हमें ज्ञात करना है, ए सी का मान 30। अब देखो कि साइन 30 का जो मान है वो साढ़े से कितना आएगा 1/2, 1/2 बराबर एच बटा 20। और यहाँ लिखना है कि चूंकि साइन 30 बराबर 1/2। अब हम करेंगे बदल गुणा कि 2h बराबर कितना है, देखो 2h बराबर 20 और h बराबर 20/2 10 मीटर। ठीक है, अब हमें यही नहीं छोड़ना है इसको, हमसे क्या पूछा था खंबे की ऊंचाई, तो लिखना है अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक है, तो सर्कस का कलाकार इस 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा था। ये जो खंबे की लंबाई है वो कितनी है 10 मीटर है, और इसका सिरा यहाँ से जमीन के साथ जो है ये डोर जो है वो 30 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 क्या करें कि 7.6 मीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 1:2 में विभाजित कीजिए। देखो विभाजित करना है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। तो क्या करेंगे, ये देखो यहाँ से हम सबसे पहले 7.6 लंबाई का रेखाखंड खींचेंगे, तो इसकी जो लंबाई है वो 7.6 सेंटीमीटर। तो आपको स्केल से माप कर, ठीक है, स्केल की सहायता से पूरा 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। अब इस रेखाखंड को हमें 1:2 में विभाजित करना है। तो हम क्या करेंगे कि बिंदु ए से एक न्यून कोण बनाएंगे और यहाँ नाम दे देंगे ax दे दो, या b यहाँ पे आ गया, a और b के अलावा यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी से, a और b को छोड़कर। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमने ax, ये न्यून कोण बनाना है। अब देखो हमें करना है 1:2 में, 1:2 तो कुल कितने हो, देखो 1 + 2 कुल भाग हो गए 3। इसका मतलब यहाँ पर हमें प्रकार के नोक रखकर एक फिक्स माप का प्रकार खोज देना है अपने हिसाब से, कितना भी, चाहे 1 सेंटीमीटर का हो, चाहे 2 सेंटीमीटर का हो, या 3 सेंटीमीटर का क्यों ना। ठीक है, तो एक चाप यहाँ से यहाँ लगा देना है, फिर यहाँ नोक रखकर प्रकार की एक चाप यहाँ पे और एक चाप यहाँ पे, तो 3 चाप हमें बराबर 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 माप के लगा देना है। तो इनको नाम दे देना है A1 A2 A3। इनको हम दे सकते हैं X1 X2 X3 या फिर C D E, अपने हिसाब से इनको भी कोई भी नाम दे सकते हैं। जो अंतिम जो आया है A3 इसको मिला देंगे इस B से। ठीक है, अंतिम जो आया है इसको मिला देंगे B से। अब देखो हमें करना है 1:2, मतलब इस AB का 1 भाग इधर 2 भाग इधर, इस तरह से करना है। तो हम क्या करेंगे, इस A1 पर इस A3 के समांतर एक रेखा खींचेंगे, और वो किस तरह से खींचेंगे कि यहाँ हम प्रकार की नोक रखकर एक चाप लगाएंगे, एक चाप लगा दिया, प्रकार को घुमा दिया, चाप लगा दिया। अब प्रकार एक बार चाप लगाने के बाद प्रकार हिलना नहीं चाहिए, उतना उतना चाप हमें इस जगह पे A1 पे हमें प्रकार रखकर एक चाप लगा देना, जितना यहाँ लगा था उतना उतना। अब हमें यहाँ पे प्रकार की नोक रखनी है इस जगह पे, और अपने हिसाब से आगे पीछे करके इसको मापना है कि ये चाप कितना है। ठीक है, ये चाप कितना है, जितना ये चाप आता है उतना उतना हमें यहाँ से काट देना है। अब जब हम इसको इससे मिलाएंगे यहाँ पे सीधा, तो वो इसके ठीक समांतर आएगी, और यहाँ पे बिंदु दे देना अपने हिसाब से कोई भी, जैसे सी दे दिया। ठीक है, अब हमें लिखना है कि AC जो अनुपात CB जो आया है वो 1:2 है। ठीक है, जब आप इसको प्रकार से एकदम मेजरमेंट करके बनाओगे तो एकदम एग्जैक्ट सही बनेगा, ये इसके एकदम समांतर आएगी। ठीक है, अब देखो इधर 1 भाग दिख रहा है, इधर कितना है 2 भाग, ये आ गया AC अनुपात CB 1:2। अब इसके कुछ रचना के बिंदु भी लिखने होते हैं क्योंकि सवाल 2 नंबर का है।
तो रचना के बिंदु कैसे लिखेंगे कि सर्वप्रथम 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड एबी खींचा। ठीक है, पहला बिंदु ये हो जाएगा। उसके बाद में बिंदु ए पर न्यून कोण बनाते हुए रेखाखंड AX खींचा। न्यून कोण बनाते हुए AX खींच दिया। AX को बराबर 3 भागों में A1, A2 तथा A3 में काटा। AX पर बराबर 3 भाग A1, A2 तथा A3 काटे। A3 को बिंदु B से मिलाया। बिंदु A1 पर A3B, देखो A3B, ये जो पूरी रेखाखंड का नाम क्या है A3B। तो बिंदु A1 पर A3B के समांतर एक रेखाखंड A1C खींचा। C बिंदु AB रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करेगा। ये हमें इस रचना के बिंदु लिखने हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया सवाल नंबर। अब हम करते हैं इसका 10वां सवाल। देखो नंबर 10 को करते हैं। देखो कि 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रकार को 3.2 सेंटीमीटर का खोलेंगे और एक वृत्त बना देंगे। एक वृत्त बना दिया, इसकी त्रिज्या कितनी है 3.2। फिर क्या करें कि इसके दो बिंदुओं पर 70 डिग्री का कोण बनाते हुए दो त्रिज्या खींचिए। अब इसके किसी वृत्त पर दो बिंदु लेने, ठीक है, उन दोनों बिंदुओं पर हमें दो बिंदु लेने, दो त्रिज्या खींचिए। मतलब यहाँ पे दो त्रिज्या खींच रहे हैं जिनके बीच का कोण 70 डिग्री होना चाहिए, और उन दोनों त्रिज्याओं पर हमें दो स्पर्शरेखा भी खींचनी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इस बिंदु को हमने इससे मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, ये बिंदु O है, यहाँ पे हमारा क्या रखेंगे, चांदा रखेंगे, जो D है उसको रखेंगे, और 70 डिग्री। अब देखो 70 डिग्री का कोण जो है वो प्रकार से नहीं बन सकता, 75 का बन सकता है। जिस कोण में 15 का पूरा पूरा भाग जाता है वो कोण जो है प्रकार से हम बना सकते हैं, लेकिन 70 डिग्री का कोण प्रकार से नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, D को यहाँ पे रखेंगे, उसका जो ठीक बीच का पॉइंट है D को यहाँ रखेंगे और 70 डिग्री का कोण बना देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 70 डिग्री का कोण। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें स्पर्श रेखा भी खींचनी है। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, हमेशा परस्पर लंबवत होती है। तो इस बिंदु पर और इस बिंदु पर हम क्या करेंगे, दो 90 डिग्री कोण बनाएंगे। देखो यहाँ पे प्रकार की नौक रखी, चाप लगा दिया, पहला 60, दूसरा 120, और ये कितने का आएगा 90 का। तो इस तरह से हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पे भी एक 90 डिग्री कोण बनाएंगे। तो एक चाप लगाया, पहला 60 का आएगा, दूसरा 120 का आएगा, इसके ठीक बीच में जाएगा 90 डिग्री का। तो ये इसको मिलाते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे सवाल दे रखा था कि दो त्रिज्याएं हैं वो 70 डिग्री कोण पर झुकी हुई होनी चाहिए, और उन दोनों बिंदुओं पर हमें दो स्पर्श रेखा खींचनी। ठीक है, तो इस प्रकार अपना 10वां सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसका अगला 11वां सवाल। चलिए 11वां सवाल करते हैं। देखो कि यदि कोई एक रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो, तो हमें जो सवाल दे रखा है, एक त्रिभुज ABC में AB और AC को एक रेखा क्या करिए, D और E पर प्रतिच्छेद कर रही है, D और E पर प्रतिच्छेद कर रही है, और क्या कर रहा है, तो तथा ये जो है D जो है वो BC के क्या है, समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है कि AD बटा AB बराबर AE बटा AC होता है। ठीक है, हमारी जो पहली प्रमेय थी थेल्स प्रमेय, उसमें भी ये दे रखा था क्या, कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थी अपनी थेल्स प्रमेय। उसी को काम में लेते हुए हमें अनुपात सिद्ध करना। तो दे क्या रखा, देखो दिया है, हमें दिया क्या है कि ये जो D जो है वो BC के समांतर है। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, ये हमें केवल इतना दे रखा है। सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है, क्या करना है कि AD बटा AB बराबर AE बटा AC, ये हमें सिद्ध करना है कि AD बटा AB बराबर AE बटा AC। अब करेंगे कैसे कि हमसे पूरी प्रमेय सिद्ध नहीं करवा रहा है, ठीक है, हमें केवल ये अनुपात सिद्ध करना है, जबकि हमें दे रखा है इसके समांतर है। तो हम क्या करेंगे, उत्पत्ति, देखो रचना की इसमें जरूरत है नहीं, और कैसे करेंगे कि त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से
ठीक है, थेल्स प्रमेय लिख सकते हैं या लिख सकते हैं आधारभूत प्रमेय से। ठीक है, आधारभूत प्रमेय से। अब आधारभूत प्रमेय कहती है, अगर आप ये नहीं लिखते हो थेल्स प्रमेय से तो हमें पूरा कथन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा अगर तीसरी भुजा के समांतर है तो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये कथन भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब देखो चूंकि डीई समांतर बीसी, अब जब डीई बीसी के समांतर दे रखे हैं, थेल्स प्रमेय लगा रहे हैं, तो अनुपात क्या बनेगा कि एडी बटा डीबी बराबर ए बटा इसी। क्या बना, एडी बटा डीबी बराबर ए बटा इसी। और ये अपने थेल्स प्रमेय थी। लेकिन हमें तो अनुपात सिद्ध करना है एडी बटा एबी, एडी बटा एबी। तो हम क्या करेंगे, देखो एबी का मतलब क्या है, एडी प्लस डीबी। इसका मतलब अगर एडी में किसी तरह से डीबी जुड़ जाए क्या बन जाएगा, एबी। और हमें जरूरत है एडी, इसका मतलब डीबी को हमें हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले तो रिवर्स करेंगे, पलटेंगे इनको। तो इनको जस्ट उल्टेंगे, क्या बनेगा, डीबी बटा एडी बराबर इसी बटा ए। ठीक है, डीबी बटा एडी बराबर इसी बटा ए। और यहां लिखेंगे इसको, एक समीकरण एक डालते हैं। समीकरण एक को पलट कर दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे कि देखो एडी प्लस डीबी, इस डीबी के साथ हमें एडी को जोड़ना है, इसी के साथ हमें ए को जोड़ना है। कब जुड़ेगा, जब हम यहाँ पे क्या करें, एक जोड़ दें। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर एक जोड़ते हैं। अब जैसे एक जोड़ेंगे तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे लघुत्तम लेंगे। ये आ गया एडी, क्या बनेगा, देखो डीबी प्लस एडी बराबर ए, तो इसी प्लस ए। ये क्या बन गया, देखो डीबी प्लस एडी, क्या बन गया, एबी बटा एडी बराबर, तो इसी प्लस ए क्या बन गया, एसी प्लस ए। अब हमें सिर्फ क्या करना था, एडी बटा एबी, हमारा क्या रहा है, एबी बटा। इसको मतलब वापस इनको पलट दो, तो अनुपात क्या बन जाएगा, एडी बटा एबी बराबर ए बटा एसी। ठीक है, अगर हम यही इनको बिना पलटे जोड़ देते तो ऊपर तो ए बी बन जाता, लेकिन नीचे डीबी और इसी रह जाता। लेकिन यहाँ पे डीबी और एसी नहीं आ रहा है, डीबी और इसी को हटाना है। तो कैसे हटेगा, जब इनको पलट के एक एक जोड़ दिया जाए। ठीक है, अगर हमसे अनुपात ये पूछता, देखो अनुपात हमसे ये पूछता कि एडी की जगह था डीबी, या एडी की जगह डीबी बटा एबी पूछ लेता, या एबी बटा डीबी पूछता, जब हम सीधा इसमें एक जोड़ देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा एक जोड़ देते बिना इसको पलटे हुए। लेकिन जब हमसे डीबी को हटवा रहा है, इसी को हटवा रहा है, जो चीज हटा रहा है अगर वो हर में है तो उसको पलट दो। ठीक है, जो चीज हर में है और वो इसमें नहीं आई, इसका मतलब उसको हटाना पड़ेगा, इसका मतलब उसको पलटना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा अनुपात का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये बना आ गया यहाँ पे सिर्फ जो अनुपात किया था। ठीक है, अब हम करते हैं सवाल नंबर 12। चलिए सवाल नंबर 12 करते हैं। देखो कि दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। तो हमें एक आकृति दे रखी है, देखो इस तरह से आकृति दे रखी है। और इसको कहा गया है एबीसीडी, ए बी सी और डी। और ये एबीसीडी में ये क्या है, एक वर्ग दे रखा है और इसमें कहा गया है कि इस वर्ग की जो भुजा है वो 14 सेंटीमीटर है। और हमें पता है वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। ठीक है, अब देखो छायांकित भाग कौन सा है, ये वाला भाग, ये जो बच गया भाग है ये वाला, ये छायांकित भाग है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। अब इनको कैसे करेंगे, इस छायांकित भाग को हम कैसे करेंगे, तो आप ऐसा सोचिए कि मान लो कि हमारे पास एक वर्गाकार एक प्लेट है, लकड़ी की प्लेट मान लेते हैं। ठीक है, एक वर्गाकार एक लकड़ी की प्लेट है। ठीक है, एक तख्ती मान लेते हैं अपने हिसाब से, प्लेट मान लेते हैं कैसी भी लकड़ी की है। हमने क्या किया, इसमें एक होल कर दिया इतना बड़ा, और बीच का जो भाग है एक डिस्क बन गई, उसको निकाल दिया। ठीक है, बीच का जो भाग है हमने उसको निकाल दिया इस लकड़ी, तो हमें खोखली दिखाई देगी। ठीक है, क्या क्या भाग दिखाई देगा, केवल ये भाग दिखाई देगा।
तो मतलब क्या हुआ कि इस तख्ती के अंदर से इस लकड़ी की प्लेट के अंदर से अगर बीच वाला भाग हमने हटा दिया तो क्या भाग बचेगा, ये वाला। तो वो काम हमें यहाँ पे करना है। कैसे करेंगे कि इस वर्ग में से अगर इन चारों वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, हमने क्षेत्रफल ही घटाया यहाँ पे भी, ठीक है, ये क्षेत्रफल घटा दिया तो ये केवल इतना इतना भाग रहेगा एक तरह से, ठीक है। वही काम हम यहाँ पे करेंगे, इस वर्ग में से इन चारों वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास इन छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, वो देखो। हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, 4 गुना वर्ग का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल देखो, वृत्त 4 है, अब वृत्त के लिए हमें चाहिए त्रिज्या, त्रिज्या में देने की, तो हम क्या करेंगे, देखो ये 14 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यहां से लेकर ये पूरा कितना है, 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब दो वृत्तों के व्यास के बराबर क्या है, 14 है। तो ये केवल इतना इतना भाग कितना आएगा, यहां से लेकर यहां तक, इसका आधा, ठीक, 14 का आधा, मतलब एक वृत्त का व्यास जो है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार ये भी कह सकते हैं। तो एक वृत्त का निकाल दो, सभी की त्रिज्या बराबर आएगी। अब जब वृत्त का व्यास इसका 7 सेंटीमीटर आ गया, इसका मतलब एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7/2 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास बराबर, देखो वृत्त का व्यास कितना है, 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। ये तो आ गया वृत्त का व्यास। तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जिसे हम आर कहते हैं, कितनी है, 7/2 सेंटीमीटर। बस हमें इस त्रिज्या का ही पता करना था कितनी है, बाकी तो वर्ग के क्षेत्रफल में से हमें इन चार वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है, भुजा स्क्वायर माइनस 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल क्या आता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। भुजा अपने पास दे रखी है 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुना पाई का मान 22/7। जब तक पाई का मान नहीं दे रखा हो हमें 22/7 ही रखना है। अगर 3.14 काम मिलेगा तो सवाल में दिया जाएगा पाई बराबर 3.14 और त्रिज्या आ गई 7/2, 7/2 गुना 7/2। अब देखो इस 7 से ये 7 चला गया, इससे और इससे ये 2 दूनी 4, इस 4 से कट गया। तो 14 का स्क्वायर आ गया 196 माइनस 22 को जब हम 7 से गुना करेंगे देखो कितना आएगा, 154। और 196 में से 154 घटाएंगे, देखो यहाँ से 6 में से 4 गए 2 और 5, 9 में से 5 गए 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है वो कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सवाल था, बस हमें इसकी त्रिज्या का पता करना था, वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी, ठीक है। अब हम करते हैं इसका, देखो 13वां सवाल कह रहा है कि धातु के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो गोले का व्यास, धातु का एक गोला है उसका व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या जाएगी, त्रिज्या r मान लेते हैं। देखो व्यास कितनी आएगी, त्रिज्या को हम r मान लिया तो व्यास की आधी 6/3 मतलब r 6/2, तो r बराबर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। गोले का व्यास हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है, त्रिज्या जाएगी व्यास की आधी 3 सेंटीमीटर। अब देखो आगे सवाल क्या कर रहा है कि इस गोले को पिघलाकर एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ काट परिच्छेद वाला एक तार बना दिया। मतलब एक गोला था उसको पिघलाकर एक लंबा तार बना दिया और तार की लंबाई है 36 मीटर, ठीक है। अब तार किस आकृति का होता है, देखो तार में अनुप्रस्थ काट मतलब थोड़ा सा भाग दे रखा है गोलाकार, तो वो हो गया एक तरह से बेलन का। तार की लंबाई दे रखी है और त्रिज्या पूछ रहा है कि 36 मीटर त्रिज्या जो है, त्रिज्या का तार बना है, 36 मीटर लंबाई का एक तार बना है, उसकी त्रिज्या कितनी है। तो हमें क्या करना है, तार की लंबाई बराबर 36 मीटर। अब देखो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर है, या तो इसको मीटर में मतलब या हम इसको क्या करेंगे
इसको सेंटीमीटर में देंगे तो ये बन जाएगा, देखो 36 गुणा 100 सेंटीमीटर। 3600 क्या आ गया, सेंटीमीटर आ गया, देखो तार की लंबाई। अब हम क्या करेंगे, अपने पास तार की लंबाई आ गई, त्रिज्या आ गई, पूछ क्या रहा है इस तार की, ये गोले की त्रिज्या है, तार की त्रिज्या पूछ रहा है, तो माना तार की त्रिज्या बराबर, देखो कि स्मॉल आर ले रखा है तो उसको हम ले लेते हैं कैपिटल आर सेंटीमीटर। अब एक गोले को पिघलाकर एक तार में बदल रहे हैं, इसका मतलब आयतन में बदलाव नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार बेलन बेलनाकार तार का आयतन बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन। अब बेलनाकार तार का देखो कितना आयतन है, कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है, तो पाई कैपिटल आर मानी त्रिज्या स्क्वायर और एच, एच मतलब ये लंबाई, ये लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, एच होती है। गोले का आयतन 4/3 गुणा पाई स्मॉल आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, देखो पाई से पाई कट जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, त्रिज्या, तो h मतलब लंबाई, इसका मान है जो चला जाएगा बट्टा के अंदर, तो आर स्क्वायर बराबर 4/3 आर क्यूब बट्टा एच, ठीक है। ये एच जो आएगा वो कहाँ आएगा, भाग के अंदर आएगा, किसके भाग में, देखो इस पूरे के भाग में जाएगा, इसका मतलब हर में जो संख्या है उसके गुणा में आ जाएगा। तो अब अपने पास जो मान है वो रख देते हैं, 4/3 गुणा आर मतलब 3 सेंटीमीटर, 3 गुणा 3 गुणा 3 बटे एच, एच देखो कितनी है, 3600, कितनी है 3600, तो देखो 3 से 3 कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 3 से इसको काटेंगे, कितना आ गया 1200, फिर इस 3 से इसको काटेंगे, कितना आ गया 400, फिर इस 4 से इसको काटेंगे, कितना आ गया 100, मतलब 1/100, 1/100, तो आर स्क्वायर जो है वो आ गया 1/100, तो आर स्क्वायर जब 1/100 आ गया तो आर बराबर कितना आएगा, 1/100 का वर्गमूल, जब स्क्वायर हटता है सामने प्लस माइनस आता है, लेकिन त्रिज्या हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, 1 का वर्गमूल 1 आएगा, 100 का 10, तो आर बराबर 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो तार का जो अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या है, अतः तार की त्रिज्या बराबर 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम करते हैं इसका, देखो 14वां सवाल। नंबर 14 क्या कह रहा है कि एक चांदी के घनाभ जिसकी विमाएं, देखो चांदी का एक घनाभ दे रखा है जिसकी विमाएं दे रखी है, मतलब विमा का मतलब है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है, वो पिघलाकर समान त्रिज्या के 7 गोले बनाए जाते हैं। देखो एक घनाभ दे रखा चांदी का, उसको पिघला के 7 समान त्रिज्या के गोले बनाए जा रहे हैं, तो वो चांदी के गोलों की त्रिज्या पूछ रहे हैं। तो पहले लिखते हैं घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं कितनी है, देखो हमें दे रखी है कि लंबाई, लंबाई जिसे हम एल कहते हैं 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई बी जो है वो है 9 सेंटीमीटर, और ऊंचाई एच जो है वो 11 सेंटीमीटर। अब इसको पिघलाकर समान त्रिज्या के 7 गोले बना रहे हैं, तो माना गोले की त्रिज्या बराबर आर सेंटीमीटर, इस आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो घनाभ को पिघलाकर गोला बनाओ या गोले को पिघलाकर घनाभ बनाओ, आयतन कभी भी नहीं बदलता है, आयतन जो है वो समान रहेगा। इसका मतलब गोले का आयतन, अब गोले कितने बन रहे हैं 7, तो उन 7 गोलों का आयतन को जोड़ा जाए तो इस घनाभ के आयतन के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब तो प्रश्नानुसार गोले का आयतन, गोले का आयतन, अब गोले कितने हैं 7 है तो 7 से गुणा कर देंगे, 10 होते 10 से गुणा कर देंगे, तो 7 गोलों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, ठीक है। तो देखो 7 गुणा गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3
गुणा पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर घनाभ का आयतन क्या आता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब हमें मान किसका याद करना है, आर का, मतलब अपने पास आर को छोड़कर पाई का मान 22/7 है, सब के सब इधर जाएंगे। तो एक बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान रख लेते हैं, ताकि पाई आता है 22/7, तो 7 से 7 कट जाएगा। तो देखो 7 गुणा 4/3 गुणा 22/7 गुणा आर क्यूब। आर का मान हमें याद करना है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 8 गुणा 9 गुणा 11। देखो 7 से कट गया 7। अब जो संख्या हर में होती है वो तो जाती है गुणा में, और जो संख्या अंश में होती है वो आती है भाग में। तो यहाँ से आर क्यूब क्या बनेगा, 8 गुणा 9 गुणा 11 गुणा, अब देखो हर की संख्या गई गुणा के अंदर 3 बटे, ये अंश वाली संख्या जो है ये आएगी भाग में, क्योंकि वज्र गुणा होती है, तो 4 गुणा 22। अब देखो 11 से 11 कम 11 और 11 दूनी 22, 2 से इसको काट देते हैं 4 बार, और इस 4 से इसको काट देते हैं। अब क्या क्या बच गया, देखो आर क्यूब बराबर 9 गुणा 3 मतलब 27। अब यहाँ पे आर की घात 3 है, इसका मतलब हम दोनों पक्षों में लेंगे घनमूल, तो 27 का घनमूल कितना होता है 3। घनमूल का मतलब होता है कि घात 3 में कैसे बदले, तो 27 को क्या कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात 3, दोनों तरफ घनमूल लेंगे, तो आर बराबर 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो गोले की त्रिज्या जो है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अतः गोले की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। तो ये अपना सवाल हो गया। अब हम करते हैं, देखो इसका 15वां सवाल। 15 सवाल करते हैं, देखो कि निम्न बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए। हमें माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। एक बारंबारता बंटन दे रखा है कि हमें दे रखा है भार, वो भी केजी में, किलोग्राम में। उसके बाद दे रखा है व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या जिसे हम कहते हैं एफ, मतलब बारंबारता। और 12 में किस प्रकार दे रखा है कि 40 से 44, 44 से 48, 48 से 52, 52 से 56, और 56 से 60, 60 से दे रखा है 64। उनकी बारंबारता दे रखी है 5, उसके बाद 6, फिर 5, फिर 9, 3 और 2। ये हमें बारंबारता दे रखी है। और इनका हम कर लेते हैं साथ में योग। योग होता है इनका सिग्मा एफ, एफ आई भी कह सकते हैं, एफ भी कह सकते हैं। तो देखो 6 और 5 11, 11 और 9 20, 20 से 5 25, 25 से 5 30, तो ये आ गई 30। अब देखो माध्य ज्ञात करने के लिए अपने पास 3 विधियां हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि है, कल्पित माध्य है और पद विचलन है। ये हमने 14वीं प्रश्नावली में बड़े अच्छे से पढ़ लिया। अब जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो इसको हम करते हैं कल्पित माध्य से, क्योंकि सवाल में अधिकतर ये पूछते हैं कि कल्पित माध्य से ज्ञात करो। अगर कल्पित माध्य नहीं भी पूछा है तो हम कल्पित माध्य से कर सकते हैं। तो एक विधि को, प्रत्यक्ष विधि तो सीधी सीधी है, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे x का मान f गुना x करना है, सीधा मान आ जाएगा, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। लेकिन इसको हम करेंगे कल्पित माध्य से, तो ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो पहले निकालते हैं सबसे पहले मध्य मान। अब चाहे कल्पित से करना हो, चाहे प्रत्यक्ष से करना हो, या फिर पद वितरण से करना हो, ये x का मान तो हमें निकालना ही पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं मध्य मान। और मध्य मान क्या होता है कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और उसमें 2 का भाग दे दे, तो इनका बीच का जो मान है वो आ जाएगा। देखो 44 प्लस 40 ये होते हैं 84, 84। जब इसमें 2 का भाग देंगे तो आएगा 42, मतलब 42, ठीक है। 48 और 44 को जोड़ के जब 2 का भाग देंगे, या फिर क्या करो इनमें अंतर देखते हैं कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कितना है। सब में अंतर समान है, 4 का अंतर है, तो हम 4 जोड़ते जाएंगे। तो 42 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 46। अगर हम इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो 46 ही आएगा, ठीक है। तो इनको जोड़े फिर 2 का भाग दें, टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि इनका जो अंतर है वो जोड़ते जाएंगे 4, ठीक है। इसके बाद में कितना आएगा 50, इन दोनों के बीच का कितना आ गया 50, उसके बाद में 54, फिर 58 और उसके बाद 62। अब अगर प्रत्यक्ष विधि से करते हैं तो सीधा f गुणा x करते हैं। देखो इनका गुणा करते हैं तो इन संख्याओं का गुणा करेंगे,
फिर जोड़ेंगे तो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि संख्या बड़ी आएगी। देखो 58 को 3 से करेंगे, 54 को 9 से करेंगे तो संख्या बड़ी आएगी, उनका योग भी बड़ा आएगा, भाग देना है 30 का। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए डी ज्ञात करते हैं। देखो डी बराबर एक्स आई माइनस ए। तो डी क्या होता है, डी होता है देखो कि एक्स आई माइनस ए, एक्स मतलब ये वाला मान, इसमें से अगर ए को माइनस कर दे, ए है एक कल्पित माध्य, और फिर आता है एफ गुणा डी, एफ आई डी आई। ठीक है, तो देखो सूत्र जो होता है कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करने, सूत्र क्या होता है कि ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब एक कल्पित माध्य इसमें से देख लेते हैं हम एक्स में से, तो एक, तीन को पहले गिनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, सम संख्या आ गई, सम संख्या मतलब 6 आ गई, इसमें 2 का भाग देंगे 3, तो ऊपर से जो तीसरे नंबर पे आएगा वो आएगा एक कल्पित माध्य। तो 1 2 और 3, तो 50 जो आएगा वो कितना आएगा, इसका कल्पित माध्य आएगा। देखो अब क्या करना है कि x माइनस 1, 42 माइनस 50, इसमें से हमें ये माइनस करना है। तो 42 में से जब हम 50 को माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 8। ठीक है, 46 माइनस 50 कितना आएगा, माइनस का 4। अब करना क्या है, जैसे यहाँ पे हमने 4 जोड़े थे वैसे ही 4 यहाँ पे भी हमें जोड़ते जाना, प्लस करते जाना। माइनस 8 में 4 को प्लस करेंगे कितना आएगा, माइनस 4 को क्यों प्लस किया, क्योंकि अंतर कितने का है, 4 का है। ठीक है, तो माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4, माइनस 4 प्लस 4 0, मतलब 50 माइनस 50। तो x माइनस ए माइनस 8, फिर x माइनस ए माइनस 4, x फिर माइनस ए 0, फिर x इसमें से ये माइनस करेंगे तो प्लस का 4, मतलब 0 में हमने 4 जोड़ दिए। तो वो आपकी चाहे किसी तरह से कर सकते हो, चाहे इसमें से घटाओ या स्टार्टिंग का एक वैल्यू निकालो उसमें फिर प्लस 4 करते जाओ। माइनस 4 में 4 जोड़े 0, 0 में 4 प्लस 4, 4 में फिर 4 जोड़ा 8, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। अब हमें इनको गुणा करना है। देखो एक तो हमको 5 से गुणा करना पड़ रहा था और एक हमें माइनस 8 से गुणा करना है, तो इनसे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। किससे, कल्पित माध्य से। तो देखो 5 को 8 से करेंगे तो माइनस का 40, 6 को 4 से किया माइनस का 24, 0 को 5 से करा 0 आ गया, 4 को 9 से गुणा करेंगे 36, 3 को 8 से गुणा किया 24, 2 को 12 से किया 24। अब जोड़कर इसको हमें यहाँ पे लिखना है। अब देखो जब इन सबको जोड़ेंगे तो ये संख्या घटेगी, ये संख्या जुड़ेगी। देखो 24 और प्लस का 24 माइनस का 24 घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें तो इनको जोड़ना है। उसके बाद ये 40 और ये 36, देखो 40 माइनस का 36 प्लस का मतलब बचेंगे माइनस के 4। ठीक है, माइनस के 4 बचेंगे, उस माइनस ये 24 तो कट ही गया इससे, 36 और इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बचेगा माइनस का 4, 24 में से माइनस 4 घटाएंगे तो प्लस का 20। इसका मतलब सिग्मा एफ डी कितना आया, प्लस का 20 आ गया। ठीक है, तो करके भी देख लेना कि माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है, प्लस प्लस की संख्या जुड़ती है। कैलकुलेशन अपने पे डिपेंड है किस तरह से करते हैं। साइन को जोड़ो, माइनस माइनस को जोड़ो, माइनस का 62, इन सबको प्लस को जोड़ेंगे कितना आएगा, देखो 6 4 10 और 4 14, उसके बाद 5 2 7 और 1 8 84। जब हम 84 में से 6 4 10 और 4 14 और यहाँ पे आ गए सॉरी 64, जब हम 84 में से 64 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। अब ये जो मान आए हैं ये कल्पित मान है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं ये। ठीक है, ये सारे मान हमें सूत्र में रख देंगे। ये मान अपने पास सिग्मा एफ डी आ गया, प्लस का 20, सिग्मा एफ है 30, ये मान सारे जब हम इसमें रख देंगे तो अपने पास आ जाएगा कल्पित माध्य से माध्य का ज्ञात हो जाएगा। तो ए का मान है 50 प्लस सिग्मा एफ डी है प्लस का 20 बटे 30। तो देखो 50 प्लस कट गया 2 बटा 3, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 50 सही 2 बटा 3। जब दो संख्या प्लस में हो, ठीक है, एक भिन्न में हो और एक सीधी हो तो प्लस का चिन्ह हटा दो, सीधा इसको लिख दो मिश्र भिन्न में, इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। ठीक है, सीधी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इसको इतना छोड़ दो, या फिर कह सकते हैं कि 50 को 3 से गुणा किया 150 और उसमें 2 जोड़ देंगे 152 बटा 3, ये आ गया x बार। अब 152 में जब हम 3 का भाग देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। देखो 5 3 5 15, उसके बाद 0 फिर 2, उसके बाद देखो कितना आएगा 6 और 7, ये आ गया 50.67। तो माध्य जो भार है वो कितना आ गया 50.67, और लास्ट में लगाना है केजी, किलोग्राम, क्योंकि हमसे माध्य भार पूछा था। कितना आ गया 50.67 या 50
सही 2/3 भी छोड़ सकते हैं, ये 152/3 भी हम छोड़ सकते हैं। ये कैसे आया कि जब आप लघुत्तम लोगे तो ये बनेगा, ठीक है। लघुत्तम लेके देखना, लघुत्तम आया 1, लघुत्तम बट्टा में 1, लघुत्तम आया 3, 50 को 3 से गुणा कर 150, उसमें 2 जोड़ा 152/3, और जब प्लस का तीर हो तो उसको हम मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 15वां सवाल। और ये भाग ब का जो अंतिम 16 सवाल वो करते, देखो क्या करा है कि एक पासे को फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक अभाज्य संख्या 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। दो सवाल देखें कि एक पासे को फेंक रहे, अब देखो पासा एक है, जब कुल कितनी स्थिति बनेगी, 1 से लेकर 6 तक कोई भी अंक आ सकता है अगर एक पासा दे रखा है। अगर 2 पासे हो तो कुल 36 कंडीशन बनती है, तो एक पासा दे रखा है हमें, इसका मतलब 1 2 3 4 5 और 6, इनमें से कोई भी आ सकता है, ठीक है। यह कुल स्थिति। अब सवाल में कहा गया है कि एक अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या का हमें पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है कि वे संख्या है जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो खुद संख्या और एक 1। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जिनमें खुद का भाग जाता हो वो क्या होती है, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। सबसे छोटी 2 होती है, उसके बाद 3, फिर 5। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या कितनी है, 3 है। तो पहला भाग क्या करा है, अभाज्य संख्या की प्रायिकता, अभाज्य संख्या की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है, पीई जिसे कहते हैं। पक्ष में स्थिति या अनुकूल स्थिति, पक्ष में स्थिति बटा कुल स्थिति। पक्ष को हम अनुकूल भी कहते हैं। देखो पक्ष में मतलब अनुकूल कौन कौन सी, 1 2 और 3, कुल 3 घटनाएं बन रही है जिनमें से अभाज्य संख्या आ सकती है। कुल स्थिति कितनी है, 6। तो पीई घटना की प्रायिकता कितनी आएगी, 1/2। का मतलब अगर अभाज्य संख्या पूछ रहे तो कितनी आएगी, 1/2। अगर पूछे भाज्य संख्या, ठीक है, अगर भाज्य की बात करें तो भाज्य कौन कौन सी है, वे संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या होती है। देखो एक न भाज्य है न भाज्य, तो ये गिना नहीं जाएगा। भाज्य कौन सी है, 4 और 6, केवल 2 ही संख्या है जो भाज्य है। क्या है, भाज्य संख्या। 1 से लेकर 6 तक कौन कौन सी भाज्य संख्या है, केवल 4 और 6, क्योंकि ये 2 ही संख्या है जिनके 3 गुणनखंड होते हैं। कैसे कि 4 का गुणनखंड क्या है, 1 2 और 4, 6 का गुणनखंड क्या है, 1 2 3 और 6, ठीक है। तो कम से कम 3 गुणनखंड हो वो संख्या क्या होती है, भाज्य होती है। अब एक क्या है, न भाज्य है न भाज्य है, भाज्य और अभाज्य दोनों ही नहीं है, क्योंकि एक का केवल एक ही गुणनखंड है, ठीक है। अगर भाज्य की प्रायिकता पूछे तो क्या आएगी, पीई क्या बनेगा, पक्ष में स्थिति 2, कुल स्थिति 6, 1/3। और इसमें गलती करते हैं क्योंकि इसको भाज्य काउंट कर लेते हैं, तो सोचते हैं कि जब ये अभाज्य है तो बच गई जो क्या है, भाज्य है। लेकिन एक जो है वो न भाज्य है न अभाज्य है, न प्राइम नंबर है न कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये आ गया अभाज्य की। इसकी दूसरी कंडीशन पूछिए, दूसरी घटना क्या पूछिए कि 2 और 6 के बीच की संख्या, 2 और 6 के बीच की संख्या नहीं प्रायिकता पूछ रहे हैं। तो 2 और 6 के बीच की बात करें, 2 और 6 को हमें काउंट नहीं करना, इनको छोड़ दो। इनके बीच कौन सी, केवल और केवल 3 है, 3 4 और 5, ठीक है। ये 3 संख्याएं हैं। तो 2 तथा या 2 व 6 के मध्य, 2 व 6 के मध्य अंक आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता पीई बराबर कितने अंक है, 1 2 3, पक्ष में स्थिति 3, कुल स्थिति 6, कितना है, 1/2। तो पीई बराबर 1/2, ठीक है। अगर वो कहता है कि 2 से 6 तक, तो 2 को भी काउंट करते, 6 को भी काउंट करते, 1 2 3 4 5 घटनाएं जाती। वो मध्य की बात कर रहा है तो पहली और आखिरी संख्या के बीच की बात कर रहा है तो दोनों को छोड़ दो। अगर वो 2 से 6 कहता तो हम 2 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या कहते, मतलब 5 संख्या आ सकती है, ठीक है। तो भाज्य और अभाज्य का थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाज्य की बात करेगा तो 1/3, कुल पक्ष 2 स्थिति है जो अनुकूल स्थिति है, तो कुल स्थिति 6, और अभाज्य की बात करेगा तो 3, ठीक है। तो ये हो गया अपना भाग ब। तो बच्चों आज हमने मॉडल पेपर 2 जो है उसका भाग ब जो है वो पूरा कर लिया है। तो
तो इससे जो पहले क्लास आई थी इसमें हमने भाग ए को पूरा किया है, ठीक है, जिसमें 30 सवाल थे। भाग ए के अंदर 3 सवाल थे, उन तीनों में कुल जो है वो 30 सवाल थे, 30 नंबर के। और भाग ब जो है इसमें है 13 सवाल, ठीक है, 4 से लेकर 16 तक जो है वो कितने हैं, कुल 13 सवाल दिए गए। अब अगली जो क्लास आएगी उसमें हम जो भाग स और द को कुल 7 सवाल बचे हैं उसको हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।